नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपनी बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की, जो कि गाउस के नियम से, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि चालक और कुचालक प्लेटों के कारण जो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात होता है उसका परिमाण किस प्रकार से होता है, उसका सदिश रूप क्या होता है और वह विद्युत क्षेत्र किन किन राशियों पर निर्भर करता है। यानी कि चालक और कुचालक प्लेट के बारे में अपने तीव्रता से संबंधित सभी राशियों का अध्ययन कर लिया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात करने वाले हैं कि यदि अपने पास दो चालक प्लेट हों, दोनों एक दूसरे के समांतर हों और दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तो उनके मध्य या उनके कारण है वो विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जो भी चालक प्लेट होती है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तीव्रता का मान। और कुचालक प्लेट होती है उसके कारण तीव्रता का जो मान होता है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन आज अपने क्या करने वाले हैं कि दो प्लेटें लेंगे, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी और दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश होगा, तो दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आने वाला है। अब जैसे अपने पास एक चालक प्लेट ये है जिस पे सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया प्लस सिग्मा। इसी प्रकार एक चालक प्लेट और है, ये कुछ ऐसा। अब इस चालक प्लेट पे जो आवेश है वो ऋण आवेश है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो गया, माइनस सिग्मा हो गया। और इन दोनों प्लेटों के लिए ये पॉइंट O हो गया और ये जो पॉइंट है वो O डैश ले लिया और इन दोनों को मैं मिला दूं तो सपोज दैट दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2r या r कितनी भी आप समझ लो। मतलब ये दो चालक प्लेटें इस प्रकार की हैं, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र आएगा उसका मान कितना होगा। एक्चुअल में ये दोनों चालक प्लेटें किस प्रकार की हैं, चालक हैं। अब चालक प्लेट के कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है, एक प्लेट के कारण तीव्रता का जो सूत्र होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जब इन दोनों चालक प्लेटों को आप एक दूसरे के समीप लेके आओगी तो एक चालक प्लेट का जो धनावेश होगा और दूसरे चालक प्लेट का जो ऋणावेश होगा, ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश होने के कारण एक दूसरे के आवेश को आकर्षित करेंगे। आप यूँ समझ लो कि अपने पास समझने के लिए बुक है और बुक के चारों चालक, समझ लो कि बुक एक प्रकार से चालक है, या फिर यूँ मानो कि कोई एक निश्चित मोटाई, चौड़ाई और लंबाई की एक चालक प्लेट है। उसको अपने जब आवेशित करते हैं तो पूरा का पूरा आवेश उसकी बाह्य सतह पे फैलता है। सतह कितनी होती है, जो चालक प्लेट हमने बात की है वो घनाभ आकार की हमने बात की है, तो उसके लिए 6 फलक होंगी, तो जो आवेश होगा वो 6 फलक पे समान रूप से वितरित होगा। चालक होने के कारण उसके अंदर आवेश नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आवेश बाह्य पृष्ठ पे फैलेगा। ऐसा ही प्लेट यहाँ पे भी है। तो जब दोनों उन प्लेटों को एक साथ लेके आओगे ना, तो प्रत्येक प्लेट के जो 6 फलकों पे आवेश वितरित हो रहा है वो आवेश एक पृष्ठ पे, एक फलक पे जमा होगा। इधर वाला आवेश भी उधर इस साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विपरीत प्रकृति की एक चालक प्लेट रखी हुई है। तो इन दोनों प्लेटों का जो भी आवेश है वो विपरीत प्रकृति का होने के कारण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्लेट का जो आवेश होगा वो इस साइड में आएगा, इस सतह पे, फलक पे फैलेगा, और इस प्लेट का जो आवेश होगा वो इस सतह पे फैलेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो जाएगी कि इस प्लेट का जो भी आवेश है वो यहाँ पे आना है। तो फिर ऊपर वाले फलक या नीचे वाली फलक, इधर वाली फलक, इधर वाली जो भी फलक, 5 फलक और बच गई, उन फलकों पे कोई भी आवेश नहीं बचेगा। जहाँ पे उन फलकों पे जो भी आवेश था वो स्थानांतरित हो चुका है एक निश्चित फलक पे आकर्षण के कारण। ऐसा ही यहाँ पे होना है, 5 फलकों पे कोई भी आवेश नहीं बचेगा, वो एक निश्चित फलक पे आके जमा हो जाएगा और वो भी इधर वाले फलक पे आके जमा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि दोनों चालक प्लेटों की जो आसपास की फलकें हैं उन दोनों फलकों पे कुल आवेश है वो विद्यमान रहेगा और बाकी का जो भाग है प्लेट का वो खाली रहेगा। कुल मिलाकर के ये चालक प्लेट है, लेकिन दो विपरीत प्रकृति की प्लेटों को पास पास लाने पर ये कुचालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। कैसे? कुचालक में क्या होता है, कुचालक में प्लेट के एक निश्चित भाग पे ही आवेश जमा होता है, बाकी भाग खाली रहता है। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो आवेश है वो एक निश्चित भाग पे ही जमा हो रहा है, बाकी का जो 5 फलकों का जो भाग है वो खाली है। यानी कि ये चालक प्लेट होते हुए भी कुचालक की भांति व्यवहार कर रही है। अतः एक प्लेट के कारण जो यहाँ पे तीव्रता मानी जाएगी वो कुचालक प्लेट की तीव्रता के तुल्य मानी जाएगी।
सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट होगा, यानी कि इस प्लेट के कारण जो तीव्रता आएगी वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट मानी जाएगी। हालांकि ये चालक है, तीव्रता का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होना चाहिए था, लेकिन ये चालक होते हुए भी कुचालक की भांति व्यवहार कर रही है, अतः इसकी तीव्रता है वो कुचालक वाली मानी जानी है। ओके, तो इस प्लेट के कारण तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, ये भी ऐसा ही व्यवहार कर रही है, तो इसके कारण भी तीव्रता कितनी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। कहाँ, इस प्लेट से एक निश्चित दूरी, दूरी निश्चित नहीं, दूरी चाहे कितनी भी हो, तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती। इस प्लेट से कुछ दूरी पर जो तीव्रता निकलेगी वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट होगी। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यदि मुझे परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी पड़े, तो तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे, इस पॉइंट पे तीव्रता दो होंगी, एक तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण, एक इस नेगेटिव प्लेट के कारण। अब परिणामी तीव्रता निकलेगी कैसे, सबसे पहले मैं इस प्लेट P1 की बात कर लेता हूँ, और ये प्लेट है अपने पास P2, पॉजिटिव प्लेट है। इस पॉइंट पे तीव्रता होगी कितनी, चालक प्लेट के कारण तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, हालांकि कुचालक की भांति व्यवहार कर रही है। तो यहाँ जो तीव्रता आएगी, सपोज दैट ये E1 है और ये E2 है, तो E1 तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। इसके कारण तीव्रता ये आ गई। ये कितनी दूरी है, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पे तीव्रता कितनी आएगी, ये भी चालक प्लेट है, इसके कारण भी तीव्रता कितनी आएगी, E2 बराबर आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। यानी कि इस पॉइंट पे दो तीव्रताएं हैं जो कि दोनों प्लेटों के कारण अलग अलग हमें प्राप्त हुई है। अब परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, तीव्रता एक सदिश राशि होती है, परिणामी तीव्रता दोनों के सदिश योग से आने वाली है, यानी कि दिशात्मक योग हमें देखना होगा। तो इस पॉइंट पर इस प्लेट के कारण तीव्रता की डायरेक्शन क्या आएगी, ये पॉजिटिव प्लेट है, तीव्रता धनात्मक प्लेट के कारण बाहर की ओर होती है, तो E1 की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी। ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट के कारण तीव्रता जो होती है लंबवत होती है, लेकिन नेगेटिव के कारण प्लेट के अंदर की ओर होगी। तो इस प्लेट के तो बाहर की ओर तीव्रता और इस प्लेट के अंदर की ओर तीव्रता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो E2 की डायरेक्शन भी यही रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये होगी कि दोनों के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है निश्चित पॉइंट पर, उसके कारण तीव्रता एक ही दिशा में आती है, अतः इस पॉइंट की परिणामी तीव्रता दोनों के योग से प्राप्त होगी। तो भाई परिणामी जो तीव्रता अपने निकल के आने वाली है वो निकल के आएगी E1 प्लस E2 से। तो E1 प्लस E2 2 कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। तो E का मान कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि यदि आप दो चालक प्लेटों को जो कि विपरीत आवेश से आवेशित हैं एक दूसरे के समांतर रख देते हो, उनके बीच की दूरी चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन दोनों चालक प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता होती है उसका मान हमेशा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है। और ये चीज़ अपने लेसन नंबर 4 में संधारित्र के टॉपिक में काम में लेने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि दो विपरीत प्रकृति से आवेशित चालक प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि भाई ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है उसको ये न माना जाए कि ये दोनों प्लेटों के बिल्कुल बीच का बिंदु है। आप कहीं भी पॉइंट ले लो, वो दो प्लेटों के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब केंद्र बिंदु पे नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है केंद्र बिंदु भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, प्रत्येक बिंदु पे ही जो तीव्रता आएगी वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट ही होगी, क्योंकि जो तीव्रता होती है प्लेट के कारण वो दूरी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये था अपने पास दो समांतर और विपरीत प्रकृति की आवेशित चालक प्लेटों के लिए तीव्रता का मान। अब अपने आगे बात करने वाले हैं गोलों के लिए कि चालक और कुचालक गोलों के लिए जो तीव्रता ज्ञात होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना और कैसे निकलता है, आइए उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन होगा चालक गोला, जिसके लिए एक अन्य नाम हो सकता है गोलीय कोष, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो इस एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एग्जाम में हो सकता है गोलीय कोष नाम आ जाए, एग्जाम में हो सकता है चालक गोला नाम आ जाए। तो नाम चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा गया हो, दोनों का मतलब एक ही होगा और दोनों के लिए जो मान निकल के आने वाला है, दोनों का मान ज्ञात करने का जो तरीका है वो सेम है। यानी कि अभी अपने एक साथ सिमुल्टेनियसली दो क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करने वाले हैं। तो अपने चालक गोला या गोलीय कोष के लिए
उसके 3 निश्चित बिंदुओं पे तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी कि एक चालक गोला होगा तो चालक गोले के किसी बाहर के बिंदु पे तीव्रता देखोगे, उसके अलावा चालक गोले के पृष्ठ पे आप तीव्रता देखोगे, और उसके अलावा चालक गोले के अंदर आप तीव्रता ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे, पहला पॉइंट अपने मान लेंगे चालक गोले के अंदर, बाहर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले चालक गोले के बाहर तीव्रता की गणना अपने करते हैं। उसके लिए अपने पास एक चालक गोला होना चाहिए जिसके ऊपर एक निश्चित आवेश हो। तो चालक गोला सपोज दैट ये है, और एक बात और समझ लो कि गोला चाहे चालक हो, चाहे गोलीय कोष हो, और चाहे कुचालक हो, 3 क्वेश्चन है, तीनों के लिए तीव्रता ज्ञात करना एक समान है, तीनों के डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है, सिंपल बेसिक इक्वल है। तो एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो आगे वाला क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो अपने पास फिलहाल ये एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान ली, इसका सेंटर पॉइंट है वो O है। हमें किसी गोले के बाहर कोई पॉइंट P लेना है और इस P पॉइंट पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो बाहर का आपने जो पॉइंट लिया है P, ये पॉइंट सपोज दैट गोले के केंद्र बिंदु से R दूरी पे है, यानी कि O से लेकर के P पॉइंट तक की जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप कितना मानोगे, उस डिस्टेंस को आप मानो स्मॉल r। यानी कि गोले से स्मॉल r दूरी पर कोई भी पॉइंट P आपने लिया, बाहरी बिंदु हो गया, वहाँ पे आप तीव्रता ज्ञात करो। गाउस का नियम काम में लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन बाकायदा आता है कि गाउस के नियम से चालक गोले या गोलीय कोष के लिए तीव्रता की गणना कीजिए। गाउस का नियम जब भी काम में लेते हो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होती है, और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि गाउसीय पृष्ठ की कल्पना आप इस प्रकार से कीजिए कि जिस बिंदु पे भी आपको तीव्रता ज्ञात करनी है वो पॉइंट गाउसीय पृष्ठ की सतह पे आ जाए। इससे पहले भी जब हमने रेखीय तार के लिए क्वेश्चन को देखा, चालक और कुचालक प्लेटों के लिए क्वेश्चन को देखा, तो आपको याद होगा कि जो भी हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया था वो पृष्ठ इस प्रकार से था कि जिस पॉइंट पे आप तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, अभिष्ट बिंदु P था, वो गाउसीय पृष्ठ के सतह पे था, एक बाह्य पृष्ठ पे था गाउसीय पृष्ठ के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है, तो हमें इस प्रकार से पृष्ठ लेना है कि भाई ये P पॉइंट उस पृष्ठ पे आ जाए। तो हमें किस प्रकार का पृष्ठ लेना होगा, गाउसीय पृष्ठ है वो गोलाकार आकृति का लेना होगा। तो गोलाकार आकृति के लिए इस प्रकार से अपने पास एक गाउसीय पृष्ठ है, ये एक गाउसीय पृष्ठ हो गया, ये अपना मुख्य गोला है। इस गोले पर हमने कुछ आवेश वितरित कर रखा है, यानी कि इसको हमने आवेशित कर रखा है, और इस पूरे गोले पर जो आवेश है सपोज दैट कैपिटल Q है। कितना आवेश है, कैपिटल Q। अब ये जो भी आवेश है, हालांकि ये चालक गोला है, तो चालक गोले के लिए जो भी आवेश फैलता है वो हमेशा उसके बाह्य पृष्ठ पे फैलता है। तो इसके लिए जो ये Q आवेश वितरित होगा वो इसके पूरे गोलाकार पृष्ठ पे फैलेगा, ना कि उसके अंदर जाएगा। तो ये Q आवेश कितने क्षेत्र पे फैलेगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², यानी कि 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ये आवेश फैलने वाला है, जबकि r वहाँ पे ये त्रिज्या होगी, क्योंकि इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, जबकि गाउसीय पृष्ठ के लिए त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। यानी कि O से लेके P तक की दूरी कितनी थी, स्मॉल r। तो स्मॉल r त्रिज्या का हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब अपने सिंपल से शब्दों में तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की, जो कि सिग्मा होता है। तो Q आवेश कितने पृष्ठ पे फैला, 4πr² पे, कितने पे, 4πr² पे। तो 4πr² पर 4π कैपिटल R² पर वितरित आवेश कितना है, Q है। तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वितरित आवेश कितना हो गया, Q/4πr² हो गया। और एकांक क्षेत्रफल पे जो वितरित आवेश होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, सिग्मा। यानी कि सिग्मा का मान अपने पास कितना होगा, सिग्मा का मान अपने पास Q/4π कैपिटल R² होगा। ओके, गाउस का नियम काम में ले लो। गाउस नियम से ज्ञात करनी है हमें तीव्रता। तो गाउस के नियम से आप क्या कहोगे कि φe बराबर सिग्मा Q/ε0। φe फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, E.ds।
तो इसके लिए आपके पास ई और डी एस होने चाहिए। पहले आप जिस बिंदु पे भी आपको तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ पे ई की पहचान करो, वहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल की कल्पना करो, उनके मध्य कोण देखो। तो आपको पी पॉइंट पे यदि तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि इस पी पॉइंट पे तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि गाउस से नियम में या फ्लक्स की परिभाषा में आगे हमें यूज में लेनी है। तो भाई इस पी पॉइंट पर तीव्रता की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे ये धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश में लंबवत बाहर की ओर तीव्रता की डायरेक्शन आती है, तो ये ई की डायरेक्शन बचेगी। ओके, इस पॉइंट पर आप एक पृष्ठीय क्षेत्रफल की कल्पना कर लो जिसका कुल क्षेत्रफल ds है। कितना मान लिया, ds। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा क्या आएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ds की जो डायरेक्शन आएगी वो भी यही होगी, यानी कि e और ds हैं वो दोनों एक ही दिशा में आएंगे, अर्थात e और ds के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान है वो कितना प्राप्त होगा हमें, वो 0 डिग्री प्राप्त होगा। ओके, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो गाउस के नियम से रिजल्ट क्या निकलेगा, गाउस नियम से, गाउस नियम से ऐसा होगा कि फाई ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। फाई ई का मान कितना होगा, ई डॉट डी एस, मैं डॉट हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और कंप्लीट इंटीग्रेशन किसका, इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जिसका हमने क्षेत्रफल एस मान लिया। कौन सा, ये जो गाउसीय पृष्ठ है जिसके ऊपर ये डीएस आपने डीएस ले रखा है, उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना है, एस है, यानी कि एस पूरे क्षेत्रफल के लिए आपने फ्लक्स ज्ञात किया है। तो अब कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, और यह सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, सिग्मा क्यू का मतलब कि ये जो आपने जितना क्षेत्रफल लिया है जो कि बाह्य पृष्ठ है, जो काल्पनिक पृष्ठ है, उसके अंदर कुल कितना आवेश है, इस गोले के अंदर कितना आवेश है, इस गोले के अंदर ये पूरा का पूरा आवेश है जो हमने कैपिटल क्यू मान रखा है। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू का मान है वो कितना आएगा, कैपिटल क्यू बटे में कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा। यहाँ से आप ई को बाहर ले लो, थीटा का मान 0 डिग्री है तो कोस 0 का मान 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना पड़ेगा, ds का करना पड़ेगा पूरे s पृष्ठ के लिए, और ये आएगा q बटे एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आएगा, ds के ये जो डैश डैश है ना उसको आप प्रत्येक को ds समझ लो, तो ये सारे ds आपस में जुड़ेंगे, और ये ds जुड़ेंगे तो बाह्य जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा वो बाह्य जो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है उसका पूरे का पूरा क्षेत्रफल अपने पास निकल के आने वाला है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ds है वो कितना प्राप्त होगा, वो आएगा 4 पाई, और बाह्य गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो ये बन जाएगा q बटे एप्सिलॉन नोट। आपको ज्ञात क्या करना है, तीव्रता E ज्ञात करना है, तो कितना बन जाएगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर, और 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर को आप क्या कह सकते हो, उसको आप k कह सकते हो। तो E बराबर क्या बन जाएगा, kq बटा स्मॉल r स्क्वायर। ये अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। ओके, एक रिजल्ट तो ये हो गया कि चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पे जो तीव्रता होती है वो KQ बटे आर स्क्वायर होती है, कितनी होती है, KQ बटे आर स्क्वायर होती है। एक रिजल्ट और निकल जाएगा, यहाँ से जब आप Q की वैल्यू पुट कर दोगे, Q की वैल्यू कैसे कि सिग्मा बराबर Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर है, तो Q का मान कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से E का एक रिजल्ट और निकल के आएगा, क्या कि K बटा स्मॉल आर स्क्वायर, Q के स्थान पे लिखोगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और के स्थान पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में बटे में आर स्क्वायर है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना बचा जी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये जी दूसरा सूत्र निकल के आ गया चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पे तीव्रता का। तो मोटा मोटी तौर पे ये जो सूत्र है वो काम में आता है कि चालक गोले के बाहर तीव्रता KQ बटे स्मॉल आर स्क्वायर होती है, और दूसरा सूत्र ये बन जाता है कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो बात होगी गोले के बाहर की, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि गोले के बाहर जिस बिंदु पे आपने तीव्रता ज्ञात की है जो कि गोले से स्मॉल r दूरी पे है, तो इस पॉइंट पर जो तीव्रता निकल के आई है वो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती हमें प्राप्त हो रही है। किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से, यानी कि ये जो दूरी है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तीव्रता का मान उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट जो चालक गोला होगा उसके बाहर किसी बिंदु पे तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान कम होता जाता है। अब बात कर लें इस
चालक गोले के पृष्ठ पर, यानी कि ये जो पी पॉइंट आपने जो पहले बाहर ले रखा था, अब इस पी पॉइंट को आप यहाँ पे ले लो। तो चालक गोले के पृष्ठ की जब आप बात करोगे ना, तो ये जो डिस्टेंस आर होगी वो किसके तुल्य बन जाएगी, वो चालक गोले की त्रिज्या के तुल्य बन जाएगी, यानी कि स्मॉल आर का मान है वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर का मान कितना होगा, कैपिटल आर होगा। ओके, ई बराबर फिर कितना बन जाएगा, सूत्र देखो जरा क्या बनेगा। एक तो ये सूत्र हो जाएगा के क्यू, स्मॉल आर के स्थान पे आप कैपिटल आर लिख दो, ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ से बन के आएगा कि ई बराबर कितना बनेगा, स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर लिख दो, तो भाई ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल आर के स्थान पे आप कैपिटल आर करोगे तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो तीव्रता बचेगी वो कितनी बचेगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट बचेगी। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, यानी कि चालक गोले के पृष्ठ पे जो तीव्रता का सूत्र होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है। और इतना ही मान चालक प्लेट के किसी बाहरी पृष्ठ पर, किसी बाहरी बिंदु पे तीव्रता का मान होता है। कहने का मतलब चालक चाहे गोला हो चाहे प्लेट हो, चालक प्लेट के बाहर तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है, और चालक गोले के पृष्ठ पर भी तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है। और पृष्ठ पे जो तीव्रता होती है वो दूरी के ऊपर डिपेंड यहाँ नहीं कर रही। इस सूत्र में भी भले ही देख लो, इसमें स्मॉल आर कहीं है नहीं, ये त्रिज्या है जो कि अपने आप में एक फिक्स वैल्यू होती है, नियत मान होता है किसी भी गोले या वृत्त के लिए। तो यहाँ पे जो पृष्ठ के ऊपर तीव्रता है वो दूरी पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि पृष्ठ पे तीव्रता है वो नियत रहेगी। वो केवल और केवल चालक गोले के आकार पे डिपेंड करेगी, उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करने वाली है। तो ये ध्यान रखना कि तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है। अब अपने बाहर और अंदर दोनों ही पॉइंटों पे उसके सदिश रूप की बात कर लेते हैं। तीव्रता सदिश रूप में किस प्रकार आएगी, सदिश रूप में ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है उसको आप सदिश रूप में पुट कर दो, ई वेक्टर इज इक्वल के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, डॉट लगा दो आर कैप, ये सदिश रूप निकल के आ गया। या फिर इसमें देख लो, यहाँ ई वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो डॉट आर कैप से, तो वो सदिश रूप निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको भी सदिश रूप में लिख सकते हो या इसको सदिश रूप में लिख सकते हो। तो गोले के पृष्ठ पे कितना बन जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, डॉट कितना आ जाएगा, आर कैप, ये इसके सदिश रूप निकल के आ जाएंगे। ओके, तो ये था अपने पास चालक गोले के बाहर और उसके पृष्ठ पे तीव्रता का मान। अब अपने बात करने वाले हैं चालक गोले के अंदर तीव्रता कितनी होगी। गोले के अंदर की तीव्रता, यानी कि तीसरा अपने पास पॉइंट होगा गोले के अंदर। सीधा सा आंसर होगा क्या, कि गोले के अंदर जो आवेश होता है वो जीरो है। क्यों, क्योंकि पूरा आवेश गोले के पृष्ठ पे फैला हुआ है। अंदर आवेश कितना है, जीरो है। ओके, फ्लक्स का मान कितना, फाई ई सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अंदर की बात करोगे, अंदर का कुल आवेश कितना, जीरो, तो कुल फ्लक्स कितना, जीरो। कुल फ्लक्स जीरो यदि हो गया तो भाई अंदर तीव्रता कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्यू का जो मान है वो जीरो है। तो फिर ई का मान कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। कहने का मतलब चालक गोले के अंदर आवेश शून्य होता है, अतः चालक गोले के अंदर तीव्रता है वो जीरो होती है। तो हमने तीन अलग अलग पॉइंटों पे तीव्रता ज्ञात की। पहला पॉइंट बाहर, ई बाहर, के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट ई पृष्ठ पे, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट ई अंदर, तीव्रता जीरो। अब इन तीन फॉर्मूलों के आधार पे हमें तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख खींचना है। सपोज दैट ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये गोला हो गया। इस प्रकार से एक गोला है और उस गोले का केंद्र बिंदु O है। तो गोले के अंदर की तीव्रता कितनी है, जीरो, यानी कि केंद्र बिंदु से जब तक आप पृष्ठ पे नहीं पहुंच जाते, कैपिटल आर दूरी तय नहीं कर लेते, तब तक तीव्रता कितनी बनी रहेगी, तब तक तीव्रता है वो जीरो बनी रहेगी। यानी कि सपोज दैट इस पृष्ठ पे आप दूरी ले लो स्मॉल आर, इस
पॉइंट पे आप यहाँ पे इस रेखा पे आप तीव्रता ले लो कैपिटल ई, तो इस रेखा पे स्मॉल आर दूरी है और इस रेखा पे आपने तीव्रता को लिया है। और यहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो सपोज दैट आपने इस पॉइंट पे पहुँचते हो तो यहाँ पे आर का जो मान है वो कैपिटल आर है, यानी कि 0 से आप चलना शुरू करोगे तो जब आप इस पॉइंट तक आओगे तो आपने सपोज दैट कैपिटल आर दूरी तय कर दी, यानी कि गोले की त्रिज्या के तुल्य दूरी तय कर दी। तो तीव्रता की यदि अपने बात करें तो भाई जब आप केंद्र बिंदु से चलिए गोले की और उसके पृष्ठ तक आइए, तब तक तीव्रता कितनी बनी रहेगी? 0 बनी रहेगी। जैसे ही आप पृष्ठ पे पहुंच जाओगे तो पृष्ठ पे तीव्रता कितनी आ जाएगी? के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। तो भाई सपोज दैट कि इस पॉइंट पे तीव्रता के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर है, तो इसके संगत जो हमें पॉइंट प्राप्त होगा ये पृष्ठ की तीव्रता का पॉइंट होगा। अब पृष्ठ से बाहर निकलोगे तो तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रूप से चेंज होगी, तो पृष्ठ से बाहर निकलते तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती रूप से चेंज होगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि भाई इसके लिए जो वक्र आना है वो इस प्रकार का आना है। यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो जाएगा ई अंदर बराबर 0, ये हो जाएगा ई पृष्ठ बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई बाहर के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो तीन अलग अलग पृष्ठों के लिए तीन अलग अलग पॉइंटों के लिए अंदर बाहर और पृष्ठ पे हमने तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख खींचा, तो वो आरेख कुछ इस प्रकार का निकल के आएगा। तो ये तो बात थी जी चालक गोले के लिए। अब अपने बात करेंगे कूद चालक गोले के लिए। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा अचालक गोले के कारण तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे? अचालक गोला हो चाहे चालक गोला हो, गोले के बाहर और पृष्ठ पे तीव्रता ज्ञात करने का तरीका सेम होता है। कैसे? सबसे पहले अपने गोले के बाहर की बात कर लेते हैं। गोले के बाहर तो अपने पास एक कुचालक गोला होना चाहिए। इस कुचालक गोले को जब आप आवेशित करोगे तो पूरा का पूरा आवेश है वो गोले के अंदर समाहित होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी लोटे में हमने पानी भर दिया हो, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर आवेश विद्यमान होगा। और इस आवेश को आप कैपिटल क्यू नाम दे दो। तो चालक और अचालक गोले में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अचालक गोले के लिए ये जो क्यू आवेश है वो इस गोले के आयतन में वितरित हुआ है, आयतन के अंदर समाहित हुआ है, जबकि चालक गोले के अंदर जो आवेश समाहित हो रहा था वो कहाँ था? वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वितरित हो रहा था। सपोज दैट कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ये पॉइंट ओ हो गया। आपको एक निश्चित पॉइंट यहाँ पी लेना है और इस पी पॉइंट पे आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये दूरी मान लो आप पी पॉइंट की कितनी? आर। इस पी पॉइंट पे यदि आपको तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या करोगे? इस दूरी ओ से लेके पी तक यानी कि स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए गाउसिया पृष्ठ की कल्पना कर लो। ओके, इस पी पॉइंट पे आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ एक अल्पांश मानो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है। इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये ds की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे ये प्लस आवेश है, प्लस के बाहर की ओर तीव्रता की डायरेक्शन होती है, तो यही तीव्रता की डायरेक्शन बनेगी, यानी कि E और ds हैं वो एक ही दिशा में होंगे। कहने का मतलब सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है, एक शब्द भी चेंज नहीं होने वाला। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आप आयतनिक आवेश घनत्व देख लो। चालक के अंदर अपने पृष्ठीय आवेश घनत्व देखा था, यहाँ पे हमें बात करनी होगी आयतनिक आवेश घनत्व की। किसकी? आयतनिक। क्यों? क्योंकि जो आवेश फैला है वो संपूर्ण आयतन पे फैला है। तो आयतनिक आवेश घनत्व किस प्रकार से होगा? आयतनिक आवेश घनत्व होगा रो। अब रो क्या होता है कि ये जो क्यू आवेश फैला है वो कितने आयतन पे? पूरे गोले के आयतन पे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पूरा का पूरा जो क्यू आवेश है वो 4/3 पाई आर क्यूब पे फैला है। तो रो का मान हो गया Q/4 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये किसका मान आया? रो का मान। यहाँ से आप क्यू का मान निकाल सकते हो कि कुल कितना मान आएगा। तो ये आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ये क्यू का मान है कंप्लीट। गाउस का नियम काम में ले लो। थोड़ा मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ कि फाई ई होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट में फाई ई की वैल्यू यहाँ सीधी पुट कर देता हूँ।
ई डी एस कोस थीटा और पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल एस के लिए, जिसका मान आएगा सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्यू कितना होगा, सिग्मा क्यू यानी कि ये जो आपका बंद पृष्ठ है एस, एस किसका क्षेत्रफल है, इस बाहरी गोले का जिसके ऊपर आपने अल्पांश ले रखा है उसका ये क्षेत्रफल है। तो इस बाहरी गोले के अंदर कुल आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, जो कि इस पूरे गोले का आवेश हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू के स्थान पे कितना आएगा, कैपिटल क्यू मान प्राप्त होगा। ई को यहाँ से बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एस का होगा, और थीटा का मान 0 डिग्री है, ई और डी एस एक की दिशा में है तो कोस 0 का मान 1 हो गया। सिग्मा क्यू का मान कैपिटल क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये डैश डैश को आप प्रत्येक डैश को आप डी एस समझो तो ये सारे डी एस यानी कि डैश डैश आपस में जुड़ेंगे तो पर पूरे गोले का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि एस होगा। और गोले का क्षेत्रफल होता कितना है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। बाहरी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, ओके, तो ई बराबर कितना बन जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में कितना है आर स्क्वायर है वो आ जाएगा बटा में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को आप के कह सकते हो, तो ये बन जाएगा के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये ठीक उतना ही रिजल्ट है जो चालक गोले के लिए प्राप्त हुआ था। चालक और कुचालक दोनों गोलों के लिए जो तीव्रता आती है वो के क्यू बटे आर स्क्वायर आती है, जो कि किसी बाहरी पॉइंट के लिए होती है। अब इसी सूत्र को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो आपके सामने ई का एक और रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और यहाँ पहले मैं सदिश रूप की बात कर लेता हूँ। तो सदिश रूप में ई का मान कितना प्राप्त होगा, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ये सदिश रूप आ गया। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लें तो बनेगा क्या, के बटे आर स्क्वायर, क्यू का मान ये रहा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इंटू रो पाई आर क्यूब, बच गया क्या 4/3, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ई का जो परिणामी मान आएगा वो कितना आ जाएगा, रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ये आ गया जी तीव्रता के एक अन्य मान। लेकिन आपको ये सूत्र याद रखना है के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो चालक को चाहे कुचालक को बाहर की बिंदु पे तीव्रता समान होती है। अब बात करें पृष्ठ के ऊपर, जो सेकंड पॉइंट अपने आने वाला है, ई पृष्ठ पे तीव्रता कितनी प्राप्त होगी। तो जब आप पृष्ठ के ऊपर की बात करोगे तो ये जो पॉइंट पी है वो आप पृष्ठ पे मान लो, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर है वो किसके तुल्य बन जाएगी, कैपिटल आर के तुल्य बन जाएगी। तो सिंपल से शब्दों में बात करें तो तीव्रता का सूत्र क्या होगा, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर दो, कैपिटल आर पुट कर दो, तो भाई ये इसका मान निकल के आ जाएगा। और यदि आप सदिश रूप की बात करते हो तो ई वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ये बन जाएगा। तो ये उसका सदिश रूप भी निकल के आ जाएगा और उसका परिमाण भी निकल के आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये सेम वही फंडा है जो आपने चालक वाले में समझा है। अंतर है तो सिर्फ तीसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट के लिए चालक और अचालक की कंडीशन है वो कुछ अलग होती है, ज्ञात करने का तरीका अलग होता है। तो अब अपने बात करेंगे गोले के अंदर तीव्रता कैसे ज्ञात होगी। हालांकि चालक के लिए गोले के अंदर तीव्रता कितनी थी, 0 थी, यहाँ पे 0 तीव्रता नहीं होने वाली है। तो अपने पास तीसरा पॉइंट है, अचालक गोले के बाहर अंदर अंदर का मतलब ये होगा कि जो दूरी है स्मॉल आर वो उसकी त्रिज्या से कम होगी। कैसे ज्ञात करोगे, आपके पास एक अचालक गोला होना चाहिए, जरा गौर से समझना बात को। ये एक अचालक अपने पास गोला है, इस गोले को अपने आवेश प्रदान किया, इसको अपने एक निश्चित आवेश दे दिया, ये इसका केंद्र बिंदु, और आवेश कितना दिया इसको, कैपिटल क्यू, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया ओ, और इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है जी। तो ये जो क्यू आवेश है वो इस गोले को पूरे आयतन में मिला है, यानी कि इसके लिए आयतनिक आवेश घनत्व काम में आने वाला है। अब क्या होगा कि आपको अंदर किसी पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करनी है, सपोज दैट इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है,
तो ये ओ से पी तक की दूरी है वो कितनी मान लो, स्मॉल आर मान लो। तो पी पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करनी है, गाउस का नियम काम में लेना है, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो, यानी कि इस दूरी आर को त्रिज्या मानते हुए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो। ये गाउसीय पृष्ठ हो गया, इसके अंदर भी आवेश विद्यमान है। तो अब क्या होगा, इस अंदर वाले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, आर है। इस पी पॉइंट पे तीव्रता की डायरेक्शन क्या आएगी। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि अब इस पी पॉइंट पे जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्यमान आवेश के कारण उत्पन्न होगी, बाहरी आवेश की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। कुल मिलाकर के यूं समझ सकते हो कि ये जो बाहरी आवेश है वो निरर्थक है, बेकार है, इसको आप हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो फिर बाहरी आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पी पॉइंट पे तीव्रता उतनी ही उत्पन्न होगी जितनी इसके लिए आवेश अंदर, यानी कि अंदर वाले आवेश के कारण ही यहाँ पे तीव्रता उत्पन्न होनी है। तो अब अंदर आवेश है कितना पता होना चाहिए ताकि हम उसकी कारण तीव्रता ज्ञात कर पाएं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अंदर कितना आवेश है वो ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करोगे, इसके पूरे आयतन को आवेश कितना दिया, कैपिटल क्यू, यानी कि पूरा आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, पूरे गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, आयतन पर आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है। तो एकांक आयतन पे कितना हो जाएगा, क्यू बटे में ये एकांक आयतन पे कितना आ जाएगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब। हमें कितने आयतन पे ज्ञात करना है, हमें इस गोले के आयतन पे ज्ञात करना है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो भाई हमें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन पे आवेश ज्ञात करना है, और उस आवेश को आप क्यू डैश मान लो या यूं कह लो सिग्मा क्यू है। तो ये हो जाएगा क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिग्मा क्यू का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, और ये आ गया जी सिग्मा क्यू का मान। इस क्यू सिग्मा क्यू जो कि क्यू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब है, इतने आवेश के कारण पी बिंदु पे तीव्रता उत्पन्न होगी, न कि पूरे आवेश के कारण होगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी समझने वाली। अब आगे तीव्रता ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप सिंपल तीव्रता ज्ञात कर लोगे। इस पॉइंट पर तीव्रता की डायरेक्शन क्या आएगी, लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि धनात्मक आवेश है। इस पॉइंट पर आप अल्पांश लोगे, डायरेक्शन क्या आएगी अल्पांश की, ds वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की ओर आने वाली है, यानी कि यहाँ पे थीटा है वो कितने डिग्री मिलेगा, थीटा में 0 डिग्री मिलेगा। तो अब आप गाउस का नियम काम में ले लो, यानी कि ई डी एस कोस थीटा बराबर कितना आएगा, सिग्मा क्यूब बटे एप्सिलॉन नोट, इसका क्लोज इंटीग्रेशन, पूरा पृष्ठ हो गया। थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। तो ये मान कितना बनेगा, ई को आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का होगा, और ये मान सिग्मा क्यू है, क्यू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। तो सिग्मा क्यू के स्थान पे आपने वैल्यू पुट कर दी, ये रहा सिग्मा क्यू का मान, साथ में क्या है, बटे में एप्सिलॉन नोट है। इतना काम हो गया। ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, ds, प्रत्येक डॉट को आप ds समझो, तो ds यानी कि सारे डॉट आपस में जोड़ोगे तो अंदर वाले गोले का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल होगा कितना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नोट आर क्यूब, ये स्क्वायर है, क्यूब के साथ कैंसिल, E बराबर क्या बचेगा, क्यू आर बटे 4 पाई भी इधर चल के बटा में आएगा, एप्सिलॉन नोट आर क्यूब आएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को आप के कह सकते हो, तो के क्यू आर बटे आर क्यूब, ये तीव्रता का सूत्र निकल के आ जाएगा। सैद्धांतिक रूप की यदि अपने बात करें तो ई वेक्टर बराबर क्या बनेगा, के क्यू आर बटे आर क्यूब डॉट कितना, आर कैप। ये तीव्रता के लिए सैद्धांतिक रूप निकल के आ चुका है। तो ध्यान रखना कि चालक गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है, लेकिन कुचालक या अचालक गोले के अंदर तीव्रता के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यूब होती है, और अचालक गोले के अंदर जो तीव्रता होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। तो हमने अचालक गोले के लिए 3 निश्चित बिंदुओं पे तीव्रता देखी है।
वो 3 निश्चित बिंदु कौन कौन से हैं? चालक गोले के बाहर तीव्रता कितनी थी? KQ/r²। पृष्ठ पे तीव्रता कितनी थी? पृष्ठ पे तीव्रता KQ/R²। अंदर तीव्रता कितनी ज्ञात की है हमने? KQR/R3। ये बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट और बात बीच में बता दूं अभी मैं, किसी चालक गोले के लिए जो मैक्सिमम तीव्रता होती है उस चालक गोले के पृष्ठ पे होती है, यानी कि किसी भी चालक गोले के लिए पृष्ठ पे तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। साथ में ये तो कुचालक गोले की अंदर की बात है, तो कुचालक गोले के केंद्र पे तीव्रता कितनी आएगी? केंद्र के लिए जो आपने जो कुचालक गोला ले रखा था, अंदर यहाँ पे आपने पॉइंट R लिया था, ये R दूरी पे पॉइंट लिया था P, तो केंद्र की बात करो तो R का मान कितना बनेगा? 0 बनेगा, यानी कि स्मॉल r का मान 0 करो। अंदर तीव्रता जो भी थी उसके लिए स्मॉल r 0 कर दो, केंद्र पे पहुंच जाओगे तो E का मान कितना मिलेगा हमें? R का मान 0 करते E का मान कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि कुचालक गोले के लिए या अचालक गोले के केंद्र पे तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता 0 होती है, लेकिन कुचालक गोले के केवल केंद्र पे ही तीव्रता 0 होती है। इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। ओके, तो केंद्र पे तीव्रता कितनी आ गई? ये चौथा रिजल्ट निकल के आ गया कि केंद्र पे जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। अब अपने तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख बनाएंगे, तो वो आरेख किस प्रकार से बनेगा? वो आरेख जी कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे आप दूरी R ले लो, यहां पे तीव्रता ले लो E, ठीक है। ये हो गया केंद्र बिंदु O। ये एक गोला है और ये O है ना, वो गोले का केंद्र बिंदु है। और जब आप दूरी बढ़ाओगे, सपोज दैट जब यहां तक पहुंच गए तो यहाँ पे दूरी का मान है वो त्रिज्या के तुल्य हो गया। तो सबसे पहले ये सपोज दैट एक प्रकार का गोला है, आप O से चलिए तो गोले के पृष्ठ की ओर लगातार बढ़ रहे हो, यानी कि गोले के अंदर गति कर रहे हो, तो अंदर के लिए रिलेशन ये होता है कि तीव्रता समानुपाती रूप से बढ़ती है और केंद्र बिंदु पे तीव्रता कितनी? 0। तो 0 से आरेख स्टार्ट होगा और इस प्रकार से आरेख वो बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? जब तक आप केंद्र पे नहीं पहुंच जाते। केंद्र पे पहुंचते ही यहाँ तीव्रता कितनी हो जाएगी? यहाँ तीव्रता केंद्र वाली बन जाएगी KQ/R²। तो ये कहाँ की बात है भाई? ये बात है अंदर के लिए। ओके, अब गोले के बाहर निकलिए, पृष्ठ तक पहुंच के बाहर निकलोगे तो भाई ये सूत्र काम आएगा। तो तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटेगी, तो यहाँ पे तीव्रता इस प्रकार आएगी और ये तीव्रता बाहर के लिए ज्ञात होगी। तो कुल मिलाकर के अचालक गोले के लिए आरेख है वो ऐसा आएगा। और चालक गोले के लिए क्या होता है? चालक गोले के लिए समानुपाती रेखा नहीं होती, अंदर तीव्रता 0 रहती है। तो ये अपने पास चालक और अचालक गोले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखना है, किस बिंदु पे तीव्रता कितनी होती है और कैसे ज्ञात होती है, और इसके ऊपर बाकायदा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हालांकि ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे के सिमिलर हैं, ज्ञात करने का तरीका समान है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।